हेलो दोस्तों। मेरा नाम कृष्णा है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लिफल स्टडी में। ठीक है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन आज आपको हम करवाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा। और आप पहली बार आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर रहेगा। पहला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के दो तार हैं। पहले तार की लंबाई जो है वो दूसरे की अपेक्षा 4 गुनी है। पहले की लंबाई दूसरे से 4 गुनी है। तो हम मान लेते हैं जो पहले, देखो, अब हम मान लेते हैं जो L2 है, दो तार, एक L2 है और एक L1 वायर है। ठीक है। अब जो अगर हम मैं मान लूं कि जो L2 वायर है उसकी लंबाई L है, तो जो तार L2 है, मतलब जो पहला तार है, उसकी लंबाई कितनी होगी? 4 गुना L2 हो गई। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? जबकि पहले तार के अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या दूसरे तार की दोगुनी है। दूसरे दोगुना है ना, तो अब हम मान लेते रेडियस, तो इसको लिखेंगे R1। तो ये आपका R2 है, वो अगर हम मान लेते R है, तो आपका जो R1 बनेगा वो कितना बनेगा? दोगुना बनेगा। तो ये हो जाएगा 2R। कितना हो जाएगा? ये होगा आपका 2R हो गया। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है? दोनों तार का प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? मतलब आपको R1 और बाई R2 का मान निकालना। और यहाँ पर क्या है? दोनों में प्रतिरोध है। तो आपको शायद फॉर्मूला पता होगा। देखिए, हम लोग फॉर्मूला क्या सीख कर रखे हैं? हम लोग सीख कर रखे हैं कि जो R होता है वो रो टाइम्स L बाई पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यहाँ से आपका रो और जो पाई है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ध्यान से देखना एक बार। R1 इक्वल R1 इक्वल L1 बाई R1 के स्क्वायर, इसको 1 बना लो। और R2 बराबर L2 बाई R2 का स्क्वायर, इसको नंबर 2 बना लो। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा R1 बाई R2 इक्वल L1 बाई R1 के स्क्वायर डिवाइड बाई, तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका R2 का स्क्वायर बाई L2। ठीक है। अब आपको वैल्यू पता है, देखो L1 बाई L2 का वैल्यू कितना है, यहाँ सब लिख सकते हैं। L1 का वैल्यू कितना है? अब तो आपका जो L1 है वो आपका 4L है। उसके बाद जो L2 है वो आपका L है इनटू, मैं बोलता हूँ R2 का स्क्वायर। R2 कितना है? तो R2 R है, तो इसका स्क्वायर कर दो, R स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर, मतलब कि 2R का स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका 4R का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है यहाँ पर, तो देखो वैल्यू क्या आता है। ठीक है। अब यहाँ से R स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से L और L कटेगा, 4 और 4 कटेगा। ठीक है, सारा कट गया। मतलब जो वैल्यू आएगा वो क्या आ रहा है आपका? R1 अनुपात R2 बराबर 1:1। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1:1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये सवाल देखिए। एक चित्र में कुछ प्रतिरोध अ, रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब प्रतिरोधों के नाम संगत रूप से चित्र में दे भी दिए गए हैं। मतलब कि देखो, ये आपका प्रतिरोध नंबर 1 मान ले, ये 2 और ये 3 है। अब तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य कितना होगा? ठीक है ना। P और F के मध्य कुल कितना तुल्य प्रतिरोध होगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो R1 है, मतलब मान लो मैं इसको R1 बोलता हूँ, इसको हम R2 बोलता हूँ और इसको हम R3 बोलते हैं। तो आपको देखना होगा कि R1 R2 और R3 किस है, मतलब सीरीज में है कि पैरेलल में है। यहाँ कुछ नहीं बोला गया कि किस में है। ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर इसका एक टर्मिनल पॉइंट है ये। ठीक है। अब सारे प्रतिरोध यहीं से जुड़े हुए ना, एक यहाँ से जुड़ा गया है, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, मतलब एक ही पॉइंट से 3 तार निकला हुआ है। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? यार ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है। अब तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान समझिएगा। 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब वैल्यू बिठा दो। अब दोस्त सब इक्वल है ना, सारा इक्वल है। तो इसका देखो मजा के बाद क्या है ना, मतलब इसको ऐसे लिखो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो यहाँ लिख दो R इक्विवेलेंट। अब देखो ये तीनों सेम है, तो ऊपर में क्या आएगा? 3/R आएगा। यही तो आएगा, 3/R आएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका जो R इक्विवेलेंट है वो क्या आएगा? 3/R आएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो R का वैल्यू आएगा, R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R/3 आएगा।
अब आर कितना आपका 4.5 है, तो 4.5 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। आई थिंक आपका ये 1.5 के आसपास आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा, नंबर 4 1.5 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक सवाल आएगा जिसमें एन टर्म्स तक रहेगा। तो आपको क्या करना, मान लो ये एन टर्म्स कहते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका आर इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा एन बाई आर, एन बाई आर हो जाएगा। और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर रहेगा। अब देखिए इस सवाल को ध्यान समझिएगा। एक बिजली बत्ती पर ये नंबर लिखा हुआ, मतलब 220 वोल्ट एंड 100 वॉट लिखा हुआ है। इस बत्ती का प्रतिरोध कितना है, पहले समझिए इसका मतलब क्या। तो यहाँ पर इसका ये विभवांतर है। ठीक है, हमने क्या सीखा, v इक्वल टू आई आर समझा है। तो v का वैल्यू कितना है आपको, यहाँ पर 220 वोल्ट आपको पता है, ये आपको 220 वोल्ट v का है। और i कितना आपका आया है, 10/20 आया है, मल्टीप्लाई आर। अब यहाँ से निकाल सकते हैं अब इसको। अब देखिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 22/10 इक्वल आर। यहाँ से कट गया ये, तो ऊपर क्या हो गया, देखो ऊपर हो गया आपका 22 × 22, तो इसको बोलते हैं 484। ये हो गया आपका 484 ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 484 ओम इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके वो पूछ सकता है कि सर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, बस आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना था कि जो आपकी जो शक्ति होती है वो भी इक्वल टू आई होती है। क्या होती है, P बराबर वी आई, यही होता है शक्ति का फॉर्मूला। इसी को आपको लर्न करना था। ठीक है, अगला सवाल देखो। 10 ओम वाले एक तरह के 10 प्रतिरोधों को पैरेलल कैसे जोड़ा गया है, पैरेलल में जो जोड़ा गया है, इनके तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। अब देखो मैंने सिखा दिया ना आपको, अभी जस्ट सिखाया था पिछले सवाल में, क्या सिखाया था कि अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर एन बाई आर होता है। ठीक है, अब आपको क्या है, अब देखो आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। अच्छा, यहाँ कितने प्रतिरोध है, 10 ठो है। और कितने ओम के हैं, वो 10 ओम के ही हैं। 10 ओम के 10 लाख रखा है, तो कट दो इसको, कट के 1 हो गया। मतलब इसको हम जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 ओम आंसर है यहाँ पर, एकदम सही हो गया। ठीक है, तो अगर आप चीजों को समझेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना सीख लो। ठीक है, अगला सवाल देखो। 4 ओम प्रतिरोध के एक तार को एक समान रूप से इस प्रकार खींचा गया है, ध्यान देना है, खींचा गया है, मोड़ा नहीं गया, खींचा गया है, कि उसकी लंबाई अपनी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना हो जाती है। इस खींचे हुए तार का प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो यहाँ जब हम तार को, मान लो एक तार आपका ये है, जब इस तार को आप खींचेंगे तो ऐसे हो गया, तो तार पतला होगा। और जब पतला हो तो इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। तो एरिया कैसे कम होगा, जितना इसका लंबाई बढ़ेगा उतना एरिया कम हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि जो पहली लंबाई इसकी थी वो एल थी, तो अब जो खींचने के बाद कितनी हो गई, 3 गुना एल हो गई। तो जब हम पहले के एरिया का बात करेंगे, तो मान लो एरिया पहले ए था, तो हम जब खींच दिए तो एरिया कितना हो गया, वो एरिया 3 गुना कम हो गया। तो आपसे पूछा है कि प्रतिरोध कितना होगा, तो बस हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, आर बराबर रो हटा दीजिए, एल अपॉन ए होता है। तो इसको मान लेते हैं R1 A1। ठीक है, नंबर 1 हो गया। अच्छा, नंबर 2 के लिए हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे L2/A2, और ये आपका नंबर 2 हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यही तो पूछा है ना। तो अच्छा, खींचे हुए तार का प्रतिरोध कितना होगा, अच्छा उसका एक प्रतिरोध 4 ओम दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, आपको R1 तो दिया हुआ है, तो डिवाइड कर लो, R1/R2 इक्वल L1/A1 मल्टीप्लाई H2/L2। तब यहाँ सबका हो गया L1/L2 मल्टीप्लाई H2/A1। वैल्यू पता है आपको, देखो अब R1 कितना आपका, R1 है 4, तो 4 लिखो, हमको R2 तो निकालना है, बराबर L1/L2 कितना होगा, L1 कितना आपका, L1 है आपका L, और L2 कितना है 3L, मल्टीप्लाई A2 का मान कितना है, तो A2 का मान आपका है A/3, तो यहाँ लिखो A/3 डिवाइड बाई ए कितना है, तो ये ए हो गया। अब ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, अब ये हो गया आपका 1/3 × 9। ठीक, कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखो एक बार, आपको यहाँ से मिल रहा है 4/R2 बराबर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको मिलेगा R2 बराबर
4 इंटू 9 कितना हो गया 36। 36 इसका आंसर होगा। दिख रहा है आपको? तो इस तरह से आप सवाल करेंगे। ठीक है, आप देखिए बहुत लोग इसमें गलती करते हैं कि आप तार की लंबाई को तो काउंट करते हैं लेकिन एरिया भूल जाते हैं। भाई ध्यान समझो एक बार कि अगर आप तार को खींचोगे तो अगर तार मोटा जाए जो भी है, अगर आप तार को खींचेंगे तो उसकी जब लंबाई बढ़ेगी तो उसका एरिया कम होगा। एरिया क्या होगा? उसका एरिया कम हो जाता है। कितना कम होता है? जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही रेशियो में एरिया कम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए समझने की बात थी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए बहुत सिंपल सवाल है ये। 0.5 वोल्ट वाले सेल में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो धारा का मान कितना होगा? अब इस तरह सवाल करने के लिए ओम्स का नियम बहुत ही पॉपुलर होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप क्या समझे? ओम्स का लॉ क्या सिखाता है आपको? कि सिखाता है कि बबुआ V इक्वल टू आई आर। ठीक है, विभव क्या होता है? धारा इंटू प्रतिरोध होता है। तो आपका जो विभव है यहाँ पर आपको, ठीक है, सो सॉल्व करना है। आई थिंक आपको ये मिलेगा आपको 0.1। कितना मिलेगा आपका? ये 0.1 आएगा आंसर इसका। तो इसको इस बात को देखो डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा ये। ओके, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का अनुपात कितना होगा? दूरी को आधा किया है। अच्छा, हमको पता है ना फोर्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इनवर्सली ऑफ 1/r²। ये बहुत लोगों को पता होना चाहिए, तो इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो अब देखो, अब एक बात समझो, ये क्या किया है? दूरी आधी किया है ना। तो मान लो फोर्स देखो कैसा होगा। ये फोर्स मान लो पहले ऐसा रहा होगा, पहले ऐसा रहा होगा। अब ये मान लो F1 फोर्स है, ठीक है। अब हम जब F2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? आर। अब आर बदल गया, आर कितना हो गया? दूरी आधी कर दिया गया है, मतलब पहले अभी हम r/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/r² हो गया। अच्छा, 1/r² क्या होता है? तो f होता है। f कितना हो गया? 4/4f हो गया। कितना हो गया? 4f। तो ये होगा आपका 4 गुना। ये हो गया आपका 4 गुना। आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप कमेंट करो, एक बार कमेंट करो सर हमको नहीं आ रहा, फिर से करिए तो हम आपको फिर से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 4 6 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक 12 वोल्ट का विद्युत विभवांतर लगाया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? अच्छा, ठीक है, 4 ठो है ना। देखो यहाँ पर क्या है? 4 प्रतिरोध लगाए गए हैं। तो टोटल जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे कैसे बोला गया? देखो एक रेजिस्टेंस ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा और एक ऐसा है। ये टोटली 4 हैं। और इसमें वोल्टेज कितना जा रहा? वोल्टेज जा रहा आपका 12 वोल्ट जा रहा। ठीक है, ये भी आपका 12 है, सॉरी ये भी आपका 60 है। सब 60 वाट, सॉरी 6 है। ठीक है, तो ये भी 6 है। 6 6 6। अब सब में से सेम करंट जाएगा क्योंकि सबका जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया आपका? तो वो हो जाएगा 24 हो गया। क्योंकि सब क्या है? सब सीरीज में, सबको जोड़ देंगे हम, ये हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं। तो आपका ये 24 हो गया। तो आपका जो आर मिल गया वो मिल गया 24। आपको वोल्टेज पता है, कितना पता है? आपको वोल्टेज पता है 12 वोल्ट। आई का मान निकाल सकते हैं बिल्कुल, V इक्वल टू आई आर। तो V कितना आपका 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट है। और हमको आई नहीं पता है, हमको आर पता है 24 वोल्ट। ठीक है, तो ये 12/24 इक्वल टू आई, सो 1/2। अब 1/2 कितना होता है? 0.5। 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, आया समझ आपको? पहले आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अब जब सीरीज में है तो इसमें सब में क्या होगा? सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अगर अगर ये होता वोल्टेज में तो वहां पर क्या होता? सॉरी, अगर ये होता पैरेलल में होता है तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि वोल्टेज सेम होता है। क्या होता? वोल्टेज आपका सेम रहता। ठीक है, अभी इस सवाल को देखो, एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। का समतुल प्रतिरोध, मतलब ये एक फिगर गिवन है, इसका आपसे समतुल प्रतिरोध पूछा है। कैसे करना है? इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग खींच दो तो क्या बन जाएगा? ये देखो, ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। तो ये हो गया 6। ये किसमें है? सीरीज में। ये हो गया 6। अब दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो सॉल्व कर लो। अब देखो दोनों क्या, दोनों सेम प्रतिरोध है तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 2/6 हो जाएगा, मतलब 1 3 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3।
आंसर क्या होगा 3। देखो 1/r क्यू बराबर 1/3, मतलब क्या होगा, आर क्यू कितना हो गया आपका 3। आ रहा समझ में? एक बार अगर बढ़िया से आप कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल चुटकियों में कर सकते हैं। ओके, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही है। चलिए अभी सवाल देखिए। अभी इस सवाल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, बहुत लोग गलती करते हैं। अब देखो क्या बोला गया, 3 प्रतिरोध बगल के चित्र में एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। ए और बी सिरों के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब आपसे ए और बी का पूछा है, तो इससे और ये पूछा आपसे, तो ये तो ऐसे रहेगा, ये फिक्स है, मतलब हम इसको बदल सकते हैं। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये दोनों सीरीज में है। दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो 60 और 100, तो 160 तो ये हो गया। 160 के साथ ये आपका जो 40 है वो पैरेलल में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 1/r बराबर 1/40 प्लस 1/160। ठीक है, इसकी एलसीएम लेंगे तो आप 160 एलसीएम आएगा या 40 आएगा, तो 40 प्लस 1 दैट इज 41 बाई, ठीक है 41 160 हो गया। तो यहाँ से जो आर का जो वैल्यू आएगा वो देखो कितना आएगा आपका, तो ये हो गया आपका आर बराबर 160/40। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 40 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, बट ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो आई थिंक ये 32 के आसपास में जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कंफ्यूजन ये है, अब देखो ये दोनों तो पक्का आपके हो जाएंगे आपके सीरीज में। ठीक है, तो 100 प्लस 60 160, 160 हमने लिखा यहाँ पर। अब जो 160 है वो इसके साथ पैरेलल में है, तो मैंने वो भी सॉल्व कर लिया। तो अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूं तो 140 प्लस 1/160, एलसीएम तो इसका 160 होगा। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ आपका 40 टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा, सॉरी कितना आएगा, 4 टाइम्स में, और ये होगा 1। ओके ओके सॉरी गलती यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये 4 टाइम्स में आएगा यहाँ पर, तो ये 4 एक 5 हो गया, तो ये हो गया आपका टोटल हो गया 5। 5/160, इसको डिवाइड करेंगे तो 160/5, तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, 32 इसका आंसर हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली यही तो मैंने टिक कर रहा था। तो आप ध्यान से थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना। ठीक है, और ये सारे सवाल आप घर में प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको ग्रुप डी के एग्जाम में तो कंफर्मली मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं और इस वीडियो इस मतलब वादे के साथ कि अगले वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, जो कि सवाल आपके एनटीपीसी और खास करके ग्रुप डी में बार बार रिपीट किए जा चुके हैं, वो सवाल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा और थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय।